नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का। कवि केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी एक कविता में लिखा है, सब चलता है लोकतंत्र में, हे मेरी तुम, सब चलता है लोकतंत्र में, चाकू जूता मुक्का मूसल और बहाना सब चलता है। लेकिन लोकतंत्र के बहाने से नेताओं के लिए लिबर्टी का एक दांव सुप्रीम कोर्ट में आज औंधे मुंह गिर गया। विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच में जमानत और गिरफ्तारी की गाइडलाइंस बनाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट के टेस्ट में आज पूरी तरह से फेल हो गई। 14 दलों की इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया। क्या कहा, यह भी बता देती हूं। कुछ आंकड़ों के आधार पर नेताओं को लेकर सामान्य गाइडलाइन नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, नेता भी नागरिक हैं, उन्हें ज्यादा इम्यूनिटी कैसे दी जा सकती है। कैसे कह सकते हैं कि राजनीतिक नेता बिना ट्रिपल टेस्ट के गिरफ्तार नहीं हो सकते। ट्रिपल टेस्ट यानी आरोपी के विदेश भागने या उसके द्वारा सबूत नष्ट करने या फिर गवाहों को प्रभावित करने की आशंका हो। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, बीआरएस समेत 14 विपक्षी दल लंबे समय से ईडी सीबीआई को सरकार का पॉलिटिकल टूल बता रहे हैं। लेकिन राजनीति की ये लड़ाई कोर्ट की पहली सुनवाई में ही फुस हो गई। याचिका वापस लेनी पड़ गई। ईडी सीबीआई के मुद्दे पर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका ऐसे समय में लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। सवाल पब्लिक का है कि क्या ईडी सीबीआई पर विपक्ष का विक्टिम कार्ड अब पूरी तरह से फ्लॉप हो गया? क्या कुछ राजनीतिक दलों को भ्रष्टाचार पर प्रोटेक्शन चाहिए था, वो बेनकाब हो गए? और सबसे बड़ा सवाल, लोकतंत्र में अगर सब बराबर हैं तो नेताओं को एक्शन पर इम्यूनिटी मिले, ये सोच क्या तानाशाही वाली सोच नहीं है? यही है आज सवाल पब्लिक का। जांच एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप नए नहीं हैं, लेकिन जब इन्हीं आरोपों के आधार पर 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट को राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश की, तब सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बेहद अहम बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है कि जब आप दलील देते हैं कि विपक्षी नेताओं पर सीबीआई ईडी के मामले विपक्ष को सुन कर देंगे, तो इसका जवाब राजनीति के मैदान में है, ना कि अदालतों में है। 14 विपक्षी दलों की याचिका का सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाने का क्या मतलब है? क्या विरोधी दल कानून का सहारा लेकर जांच एजेंसियों को दबाव में लाने की कोशिश में थे? बीते दिनों जब शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे, तो उसके पहले उन्होंने रोड शो किया था, राजघाट भी गए थे, गांधी जी का नाम लिया था। हमने ये भी देखा है कि जब नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस नेताओं को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की थी, तब भी पूरी की पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर आई थी नई दिल्ली में। मैं ये नहीं कहती कि लोकतंत्र में विपक्ष को विरोध का अधिकार नहीं है, अधिकार है, लेकिन सबके अधिकार बराबर हैं। आम आदमी इस तरह से सड़कों पर प्रोटेस्ट कर पाता है? तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है, आपके लिए अलग कानून क्यों? सुनिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या रही। आज सर्वोच्च न्यायालय का ये जो पवित्र फैसला आया है, ये दर्शाता है किस तरह से खाता न बही देश का सर्वोच्च न्यायालय जो कहे वो ही सही। ये सवाल हर नागरिक आज पूछ रहा है। गली मोहल्ले में शोर मचाते हो, झूठ बोलते हो, जब न्याय के मंदिर के सामने अपनी दलील रखने की बारी आई तो ये याचिका विड्रॉ क्यों करनी पड़ी? भ्रष्टाचार करोगे तो जेल भी जाओगे, और भ्रष्टाचार करोगे 1-1 रुपया जनता का वसूला जाएगा।
सीबीआई ईडी की जांच में गाइडलाइन बनाने की मांग पर 14 दल सुप्रीम कोर्ट गए थे। विपक्ष में अक्सर किसी एक मुद्दे पर अलग अलग दल अलग अलग राय रखते हैं। मसलन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की राह अलग अलग दिखती है। आम आदमी पार्टी और बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति का अपना एक अलग मोर्चा है। लेकिन सीबीआई ईडी के मसले पर सब मिल गए। साझा चूल्हे की तरह साझा मुद्दा हो गया सीबीआई और ईडी के खिलाफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। आधिकारिक प्रतिक्रिया तक नहीं आ रही विपक्षी दलों से। अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ कहा है, क्या कहा है, आइए सुनते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत आदरपूर्वक और सौहार्द के साथ करीब 20 मिनट तक सुना मामला। उन्होंने इस वक्त एंटरटेन करने और आगे बढ़ने से मना किया, लेकिन बड़े स्पष्ट रूप से मेरिट्स पे, मुद्दे पे कोई भी ऑब्जर्वेशन विरुद्ध नहीं दिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि हम इस वक्त इस व्यापक मुद्दे को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से एट दिस स्टेज शब्द का इस्तेमाल किया और फिर कहा कि हम इस याचिका को वापस ले सकते हैं, यानी बाद में भविष्य में अगर चाहें तो दूसरे रूप में ये याचिका वापस फाइल हो सकती है पुनः। विपक्ष फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, उसका उनके पास जरूर अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार ये संदेश दे रहा है कि कोर्ट को राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए। पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के प्रावधानों को बरकरार रखते हुए ईडी की ताकत नहीं छीनी थी, जबकि इसकी पूरी कोशिश हुई। कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी और जमानत जैसे संबंधित प्रावधान पीएमएलए के उद्देश्यों के लिए जरूरी हैं। लेकिन बार बार विपक्ष जांच एजेंसियों के नाम को राजनीति के घेरे में लाने से खुद को नहीं रोक पाता। जांच एजेंसियां किस तरह राजनीति के घेरे में हैं, इसे सिर्फ इस बात से समझिए कि तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, मेघालय और मिजोरम, इन सारे राज्यों में सीबीआई को जांच की जनरल कॉन्सेंट नहीं है। यानी कि ये विपक्षी राज्य हैं, विपक्षी सरकारें हैं। यहां सीबीआई इन राज्यों में जांच के लिए राज्य सरकार की परमिशन के बिना जा ही नहीं सकती। जांच एजेंसियों पर राजनीति के आर पार के बीच प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन रुकेगा नहीं। सुनिए बस 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडी सीबीआई वाला विपक्ष का राजनीतिक दांव बेकार हो गया? सवाल नंबर 2, नेताओं को अलग से इम्यूनिटी नहीं, ये कहकर क्या सुप्रीम कोर्ट ने लाल बत्ती वाली सोच को आईना दिखा दिया? आज सवाल नंबर 3 जो पब्लिक पूछ रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की मुहिम और तेज होने वाली है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और आइए इन सवालों के जवाब लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तुषार गुप्ता सीनियर एडिटर हैं स्वराज्य मैगजीन के। हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आर श्रीधर रेड्डी जी भारतीय राष्ट्रीय समिति से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शक्ति यादव जी
आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है लोकेश जिंदल जी, कांग्रेस लीडर जी को। लोकेश जिंदल जी, बड़ी बारात गई थी 14 पार्टियों की कि आपके लिए अलग कानून हो, आम आदमी के लिए अलग कानून, और सुप्रीम कोर्ट ने सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया कि आइए जब आपके पास कुछ स्पेसिफिक हो जहां आपके खिलाफ सचमुच कानून का दुरुपयोग हो रहा है, नहीं तो एक अलग कानून नेताओं के लिए नहीं चल सकता और कोर्ट जो है वो राजनीति का अखाड़ा नहीं बन सकता। क्या आज ये बड़ा झटका है विपक्षी दलों के लिए, क्योंकि यही तो एक सूत्र था जो धागे में सारे मोती पिरोए हुए था? नमस्कार नाविका जी। नाविका जी, एक कविता है, उसका हारना बहुत जरूरी था, फर्क नहीं पड़ता कि हमने जीत हासिल की या नहीं, कल कहीं जमाना ये ना पूछ बैठे, काश ये कर लिया होता तो आज ऐसा ना होता। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि ये जो मामला है ये राजनीतिक मैदान में खेला जाना चाहिए, अदालतों में नहीं। और ये मामले में राहुल गांधी जी ने जो नारा दिया है, डरो मत, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, ये बहुत सही बैठता है। राहुल गांधी जी एकदम सही कह रहे थे कि इस ईडी सीबीआई के माध्यम से जो सरकार भय पैदा करना चाहती है विपक्ष में, उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको राजनीतिक स्तर पे लड़ना होगा, क्योंकि अगर हम इससे भयभीत हो जाएंगे और किसी और संस्था के द्वारा इसमें हस्तक्षेप की कामना करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन एक आशा की किरण आज दिखी है। सर्वोच्च न्यायालय ने वन मीडिया केस में यह कबूल किया है कि सरकार नेशनल सिक्योरिटी के माध्यम से नागरिकों का संवैधानिक हक छीनना चाहती है। तो ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय को मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है देश में। बस हमारे विपक्ष को, हमारे नेताओं को और मजबूती से बिना डरे एकत्र होकर लोकतंत्र के बचाव में खड़े रहना होगा। और कम से कम आज कांग्रेस पार्टी ये तो कहेगी कि इस देश में कहीं ना कहीं लोकतंत्र जिंदा है, कोर्ट जिंदा है। कोर्ट एक में विपक्ष को झाड़ लगाती है तो दूसरे केस में सरकार को भी झाड़ लगाती है। कम से कम इतना तो आज प्रूव हो गया। और आप कह रहे हैं हम डरो मत वाले रास्ते पर चलेंगे। तो मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्या जब 14 पार्टियां गई थी कोर्ट तो डर के मारे गई थी? डर लग रहा था? क्या ये संकेत नहीं देता कि आप डरे हुए थे इसीलिए कोर्ट गए थे? नहीं तो आपको राजनीतिक मैदान तो हमेशा से खुला हुआ है, वहां लड़ाई करते, हराते बीजेपी को और बना लेते अपनी सरकार और अपने कानून। तो ये डर के मारे जाना भी है और फिर कहना है डरो भी मत। ये कहां की राजनीति है और ये क्या समझाना चाह रहे हैं कांग्रेस लीडर? देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय का हम सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात और कही है, नियम कानून सबके लिए बराबर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। क्या विपक्ष के लिए नियम अलग, सत्ता पक्ष के लिए नियम अलग? अगर मैं उदाहरण दूं तो उत्तर प्रदेश में एक विक्रम सैनी विधायक थे जिनको 2 साल की सजा हुई, उनकी सजा तुरंत रद्द होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो 2 विधायक थे, आदरणीय आजम खान साहब, उनके बेटे की 24 घंटे में हो गई। और फिर जब विपक्ष ने चिट्ठी लिखी कि भैया विक्रम सैनी को सजा हो गई है, भैया सजा हो गई है, तब जाके सरकार जगती है विधानसभा में, तब जाके उनके लिए चिट्ठी जारी होती है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय यही तो कह रहा है कि नियम कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं मानना चाहिए? नियम कानून अलग तो नहीं होना चाहिए, सत्ता पक्ष के लिए अलग, विपक्ष के लिए अलग, ऐसा कानून तो नहीं होना चाहिए। और सत्ता पक्ष को तो विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। देखिए, आप कमाल की बात, जहां जहां पे इस तरह की, जहां विपक्ष का सम्मान नहीं, जहां विपक्ष अपनी विपक्ष का धर्म नहीं निभा रही है, जहां सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभाता है, वहां तकलीफें होती हैं। आज देखिए, जहां जहां दिक्कतें हो रही हैं वहां विपक्ष अपना धर्म नहीं निभा रहा है। चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, विपक्ष अपना धर्म नहीं निभा रहा है क्योंकि विपक्ष अपने धर्म से भाग रहा है। अनुराग भदौरिया जी, मुझे लोकेश जिंदल जी ने एक शेर कहा था, मुझे भी एक शेर याद आ रहा है, तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कि कारवां क्यों लुटा। आज आपका कारवां सुप्रीम कोर्ट में लुट गया, आप इधर की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं। लेकिन तुषार गुप्ता जी, आज के मुद्दे में जो कोर्ट में हुआ
उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा। लोकेश जिंदल जी अपनी कहानी सुना रहे हैं, कविता सुना रहे हैं, और अनुराग भदौरिया जी बता रहे हैं कि यहां से मार पड़ी, वहां से मार पड़ी, लेकिन आज के मुद्दे पर क्या कोर्ट ने कहा, उस पर सन्नाटा, नील बटा सन्नाटा। तुषार गुप्ता जी, ऐसा क्यों? नाविका जी कहेंगे भी तो क्या कहेंगे। लोकेश जिंदल जमाने की बात करते हैं, भूल जाते हैं ये वो जमाना है जब कांग्रेस को कोई वोट नहीं देना चाहता, जब कांग्रेस के झूठों को कोई मानना नहीं चाहता, जब कांग्रेस की दलीलों को कोई सुनना नहीं चाहता। आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, उनका भी हस्तक्षेप था उस चिट्ठी में। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है, फांसी लगा दो, खुशी खुशी देश के लिए बलिदान दे देंगे, पर बेल तो मिल नहीं पाती। आरजेडी है, चारा घोटाला हुआ था 2013 मई तक, 44 केसों में कन्विक्शन आ गया था, पर सारा ब्लेम देते हैं मोदी को, नरेंद्र मोदी को। तो कहेंगे भी तो क्या कहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट चले गए, वैसे कहते कि जुडिशरी में भरोसा नहीं है, कोर्ट्स भरोसा नहीं करने लायक हैं, बीजेपी के बिके हुए हैं, पर जाना भी कोर्ट में है। अब कहने की बात यह है नाविका कि आज 14 पार्टियां गई और इन 14 पार्टियों ने बहुत ऊंचे ऊंचे क्लेम करे समय समय पर। हमारा विपक्ष को चुप कराया जा रहा है, विपक्ष को डराया जा रहा है। मैं लोकेश जिंदल जी से पूछना चाहता हूं, जो कह रहे एक आशा की किरण जागी है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने कन्विक्ट किया। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, पर जब बात जेल जाने की आती है अपील करने से हिचकिचाते भी नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, पर जब बात आती है चौकीदार चोर है पर माफी मांगने की, फट से माफी भी मांग लेते हैं। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, पर जब नेशनल हेराल्ड के लिए ईडी के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है, सड़कों पर कांग्रेस की भीड़ उमड़ आती है, लोगों को परेशान करती है। तो जमाने की बात आप ना करिए लोकेश जिंदल, ये वो जमाना है जब आपकी दलीलें, आपके झूठ सब समाज के सामने खुलेआम आ चुके हैं। और नाविका बिल्कुल तुषार गुप्ता जी, पहली राउंड में 60 सेकंड का समय है, मैंने थोड़ा ज्यादा दिया क्योंकि आप पहली बार आए हैं, लेकिन शक्ति यादव जी और सुधांशु जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शक्ति यादव जी, अब क्या होगा? अब तो जो ट्रिपल टेस्ट की बात हुई थी कि भाई हमें अरेस्ट मत करो, हमें चाहिए तो सवाल पूछ लो, वो भी अपॉइंटमेंट लेकर, हमें चाहिए तो हाउस अरेस्ट कर लो, लेकिन हमें जेल मत लेके जाओ क्योंकि हम तो नेता हैं भाई। अब इस दलील को भी ठुकरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा आपके लिए और आम आदमी के लिए सेम कानून होगा, आपके लिए कोई स्पेशल कानून नहीं आने वाला। अब क्या करेंगे नेतागण? नविका जी, सबसे पहले तो हम तो पैनलिस्टों का सुना और आपका बेल स्क्रिप्ट जो आपने पढ़ा वह भी सुना। एडिटर इन चीफ होने के नाते अगर वह स्क्रिप्ट आपकी है तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। अगर वह स्क्रिप्ट में किसी फूल की महक आती है तो एक चिंता का विषय है। क्योंकि एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पहले भी कहा कि न्यायिक निर्णय पर कोई कमेंट हम नहीं करते। रहा सवाल न्यायिक निर्णय में आने वाले कल के लिए जिन आयामों की चर्चा की या जो उद्देश्य उसमें निहित और छिपे हुए हैं, उसकी चर्चा स्वयं वकील साहब ने आपके सामने रखा है, सिद्धवी जी ने, वह बात सबने सुना है और देखा है। हम कोई राग और द्वेष और किसी के सानिध्य होकर के बात नहीं करेंगे, निष्पक्षता के साथ। ये देश जानता है कि ताकत के बल पर आप अगर एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे तो एक कर्तव्य है, इन कर्तव्यों का अनुपालन अपोजिशन करेगा। सवाल है आरोप जिन पे लगे, आरोप अगर लगता है और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन जब खुल करके सामने आता है तो सवाल देश के सामने हो ही जाता है। शुभेंदु अधिकारी आपके यहाँ चले जाते हैं, मुकुल राय आपके यहाँ चले जाते हैं तो पवित्र हो जाते हैं, अजित पवार चले जाते हैं, राताराती सब कुछ हो जाता है। यादव जी, ये दलील हुई पुरानी, अब है नई कहानी जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दी है। अब पुरानी दलील चल नहीं रही, उसका फैशन बदल गया। लेकिन सुधांशु जी आपसे सवाल है कि सारे नेता कह रहे हैं, आप सुनने की ताकत रखिए। शक्ति यादव जी, मैं आपके पास आऊंगी। पहले राउंड में सबको 60-60 सेकंड दिया जाता है, इसके बाद डिबेट ओपन करूंगी और आपके पास जरूर आऊंगी। सुनने की ताकत तो रखनी चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल, मेरे में पूरी ताकत है, संयम है और पूरा लोकतंत्र जीवित है। और हमारी मंशा भी है कि सब लोग बोले, लेकिन पहले राउंड में 60-60 सेकंड सबको और उसके बाद डिबेट खोल दूंगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, यहां विपक्षी दलों के जितने लोग बैठे हैं, आज उन्होंने कहा है कि दुरुपयोग तो हो रहा है।
मानने को तैयार नहीं। कोई तो इधर उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार यही कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है। आप क्या जवाब देंगे? नाविका जी, मैं सिर्फ फैक्ट कोट करूंगा, वो भी कोर्ट के जजमेंट हमारी सरकार आने से पहले। लालू प्रसाद यादव जी की सदस्यता इसी कानून के तहत 2013 में चली गई थी, हमारी सरकार नहीं थी। लालू प्रसाद यादव जी 1997 में कोर्ट के निर्णय के बाद जेल चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी तब तक कभी सत्ता में नहीं आई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड एकमात्र केस है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रूव हो गया कि कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार रिश्वत देकर बची थी, पर चूंकि संविधान में यह व्यवस्था है कि विश्वास मत को कभी कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, इसलिए टेक्निकली बच गए थे। अब आप सुनिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी हाई कोर्ट के द्वारा भ्रष्टाचार और चुनावी धांधली की दोषी सिद्ध हो गई थी, उसके बाद इमरजेंसी लगाई। सिर्फ मैंने 4 उस जमाने कोर्ट किया जब ना भाजपा थी ना कोई था। इसलिए आज जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इन दलों से ये कहना चाहूंगा कि गौर से अगर आप देखिए, आज जाकर ये शर्म से जो लाल हुए हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। मुझे लगता है आज सर्वोच्च न्यायालय में इनके चेहरे ऐसे ही शर्म से लाल हुए होंगे, भले ही यहां आकर वो कितना भी अपने गाल से अपनी बातों का बचाव करने का प्रयास करें। श्रीधर रेड्डी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जिसके ऊपर केस लगे वो कहे सीबीआई का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग। तमाम स्टेटों ने तो कोशिश की है कि सीबीआई उनके स्टेट में जा ही ना सके, उनके राज्यों में जा ही ना सके। क्या आम आदमी के पास ये हक मौजूद है? क्या नेताओं की जो श्रेणी है वो आम आदमियों से अलग है? जिसके वोट आप लेते हैं, आप उसके बराबर आपकी तुलना ना की जाए, इसके लिए आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट कहता है कि अलग कानून आम आदमी और नेताओं के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते। क्या इसमें विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ी कहीं ना कहीं एक सीख नहीं है? क्योंकि बार बार विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को खतरे में डालने वाला क्या विपक्ष नहीं था जब यह दलील लेकर कोर्ट में गया था? देखिए, हमने भारासा ने या विपक्ष कभी ये नहीं बोला कि हमने ये आरोप जो करते हैं उसके हमने भागा नहीं है। हम ये नहीं कहें लॉ हर एक के लिए इक्वल नहीं है, नेताओं के लिए अलग रहना चाहिए, हमने ये भी कहीं नहीं बोला। और भारत राष्ट्र समिति जो भी केसेस आज हमारे ऊपर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट या ईडी जो भी हमारे ऊपर दर्ज किए हैं, हमने भागा नहीं है जैसे भाजपा जो नेता है भागते हैं। हमने जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हमको बुलाए वहां हमने गया, हमने वहां समाधान दिया, हमने कोऑपरेट भी किया था। मगर जैसा आपने बोला था कोई आम आदमी का हक नहीं होता, क्या विपक्ष का भी एक हक होता है और हम भी अदालत में जा सकते हैं। हमारे सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज है सेंट्रल गवर्नमेंट को रॉन्ग प्रूव करने का, उन लोगों का बायस्ड अप्रोच प्रूव करने का, हम सबको इस्तेमाल करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट्स वर्ड। मैं ये बताना चाह रहा हूं, कोर्ट आज हमारा प्ली नहीं लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा का गवर्नमेंट और जो उन लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज को जो इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्षी नेताओं को अरेस्ट करने के लिए, केसेस लगाने के लिए, कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि हमने गलत है। उनने जो वहां के प्रोविजंस के हिसाब से केस नहीं लेना चाहते हैं, इतना ही है। मगर आप कोर्ट में अपनी लीडर के केस लेकर गए थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने आपको वापस भेज दिया। अब आपको एक अलग रूट मिला तो आप ये 14 पार्टियों के साथ पहुंच गए। और उधर तेलंगाना में क्या हो रहा है, बीजेपी के अध्यक्ष को उठा लिया है। तब आपको तानाशाही नहीं नजर आती क्यों सुधांशु त्रिवेदी जी? ये तेलंगाना में जो हो रहा है ये तानाशाही नहीं है, लेकिन सीबीआई ईडी सवाल पूछ ले तो तानाशाही फुल फोर्स में आ जाती है। अविका जी 10 सेकंड सुधांशु जी के बयान से पहले, स्टेटमेंट से पहले, तेलंगाना में अभी बोल रहे ना आप, तेलंगाना में फिर आप क्यों बीजेपी आज विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं? वहां का उसके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एक्यूज नंबर 1 है। हमारे 10वीं कक्षा का जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसका पेपर लीक करने का उनने साजिश बनाया। चलिए सुधांशु, चलिए हुआ क्या था उसमें बता तो दीजिए। एक नाबालिग बच्चा पेड़ पर चढ़कर फोटो खींच आया, वो उससे व्हाट्सएप हुआ, कम से कम यही
ऑफिशियल रिपोर्ट्स जो आई हैं वो तीसरे चौथे व्हाट्सएप का मैसेज गिरता है बीजेपी के अध्यक्ष पर तो आप उनको अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ये तानाशाही नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है नाविका जी, और उन लोग कोर्ट में जा सकते नहीं, हैं। देखिए नाविका जी, न्यायालय के द्वारा और सरकार के द्वारा क्या ईमानदारी होती है, जो हमारे बीआरएस के मित्र कह रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय बंडी जी के ऊपर ये कह रहे हैं कि वो लीक करवा रहे थे पेपर और इसलिए वो दोषी हो गए। ठीक है साहब, मगर आप ही की तो सरकार ने अकबरुद्दीन ओवैसी को उस घटिया बयान के बावजूद साबित कर दिया कि हेट स्पीच नहीं है। गजब की पैरवी की आपने, बहुत अद्भुत पैरवी की अदालत में आपने, कि जिसको सबको पता है गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां हिंदू देवी देवताओं के लिए देने वाला, आखिर में आपकी सरकार में हो गया कोई हेट स्पीच ही नहीं थी, क्योंकि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। सरकार ने ऐसी पैरवी की कि मामला केस में धड़ाम से गिर गया जाके, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आपने एक केस बना लिया और कह रहे आप ये बिल्कुल न्याय व्यवस्था सही, मगर हमें न्याय पे विश्वास है, चिंता मत करिए, हमें संवैधानिक न्याय पे भी विश्वास है और जनता के न्याय पर भी विश्वास। मुझे उत्तर देने दीजिए जी, जी, जी 10 सेकंड मेरे लिए। सुधांशु जी ने बोला है कि कभी भी उन लोगों का कोई गलत होता है, वो सुधांशु जी से लेकर यहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक सीधा पहुंच जाते हैं ओवैसी के पास। और ओवैसी का केस कौन लड़ा है? आज जो बीजेपी में आपका जो विधायक है रघुनंदन राव जी, उसने लड़ा है कोर्ट में। जो अकबरुद्दीन के जो असदुद्दीन के केस जो है उसने लड़ा है। बीजेपी के जो विधायक है, वकील है, वो असदुद्दीन के केस लड़ते हैं, बाहर आके ये बयान देते हैं। हमारे गवर्नमेंट कभी जो स्टेटमेंट अकबरुद्दीन ने दिया उसको हमने सपोर्ट नहीं किया या जस्टिफाई नहीं किया। गवर्नमेंट हैज डन इनफ, अपील्ड इन द कोर्ट एंड डिड व्हाटएवर इट हैज टू डू। यहाँ पर ये केस में आपने इस मुद्दे को छोड़ते हैं और वापस आते हैं ईडी सीबीआई के मुद्दे पर। और मेरा सवाल अनुराग भदौरिया जी से है। अनुराग भदौरिया जी, आज कोर्ट में ये भी कहा अभिषेक मन्नू सिंघवी जी ने 14 पार्टियों की तरफ से कि बहुत स्टैटिस्टिक्स हैं, बहुत डेटा है, 124 इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 95% जो चल रही है वो विपक्षी दलों पर। इस पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा? भाई साहब, आपके पास कोई स्पेसिफिक एविडेंस है, आप लाइए, हम उस पर फैसला देंगे। आप स्टैटिस्टिक्स दे देंगे तो उससे आपको कोई बचाव नहीं मिलने वाला। अब अनुराग भदौरिया जी, मुद्दे की बात पर, मुद्दे पर आप कोई जवाब देना चाहेंगे, इधर उधर की बातों पर नहीं? नहीं, इधर उधर की बातों पे मैं देता ही नहीं। मैं तो टॉपिक पे ही बात करूंगा। मैं कहूंगा कि तेलंगाना के अध्यक्ष जी की अभी सुधांशु जी तरफदारी कर रहे थे, माने बीजेपी का अध्यक्ष है तो मेरा अध्यक्ष है इसलिए कुछ नहीं होना चाहिए, और दूसरी जगह जो आप दनादन कार्रवाई करते हो वो होना चाहिए। कमाल की बात करते हो। जब उसके ऊपर ये आरोप लगा तो क्या आपने उसकी इंक्वायरी जो आपकी एजेंसी से भेजी उसके यहाँ? नहीं भेजेंगे ना आप। इसी तरह कर्नाटका में जो विधायक जी जिनके यहाँ क्या पकड़ा गया था सुधांशु जी, ये जानते हो ना, ये पकड़े गए थे, क्या कार्रवाई की थी, कितनी एजेंसी गई वहां पे? नहीं जाएंगी ना। तो इसलिए अपना पराया छोड़िए। ये जो आपने वर्ड यूज किया ना, अपना पराये ने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया है। अगर ये अपना पराया आप शब्द ना यूज करके आप ये कहते, अगर कोई किसी के पास इस तरह की घटना हुई है तो उस पर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, अच्छा लगता सुनना में। हमारे अध्यक्ष के ऊपर में, हमारे विधायक के ऊपर में, हमारे लोगों के ऊपर में, तो अगर विपक्ष इस तरह की बातें करता है तो आपके पेट में गुलगुला क्यों उठता है? त्रिवेदी जी, क्यों बुलबुले उठने लगते हैं आपके? त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया का। नहीं, एक सेकंड नहीं, अब आपका समय हुआ, आपने सवाल पूछा, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। नहीं, आप इत्मीनान से बैठिए, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सवाल और है, एक सवाल एक जवाब, एक सवाल एक जवाब, एक सवाल और है ना? नहीं दीजिए ना। अरे नहीं, एक सवाल और है। नहीं, मैं शक्ति यादव जी के पास भी जाऊंगी, मैं फिर आऊंगी। विपक्ष के साथ अत्याचार आपने एक सवाल पूछा, नहीं ऐसे नहीं होता अनुराग जी, ऐसे नहीं होता। आपने सवाल पूछा, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं आप ही के सवाल पर। मैं माइक आपका डाउन कर रही हूँ, एक सवाल एक जवाब। जी सुधांशु जी। देखिए, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं, जब अनुराग भदौरिया जी की पार्टी का तो ऐसा अद्भुत उदाहरण है, डेट के साथ बोल रहा हूं, दिसंबर 2007 डिसप्रोपोर्शनेट एसेट केस में मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है। जुलाई 2008
न्यूक्लियर डील के मामले के ऊपर इनके 38 सांसद थे, ये केंद्र सरकार का समर्थन करते हैं और तुरंत सीबीआई अपना केस विड्रॉ करती। दिसंबर 2008 केस क्लोज, सीबीआई कह देती है कोई मामला बनता ही नहीं है कोर्ट में। और याद करिए मुलायम सिंह जी का खुद दिया गया बाइट है कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता। आज मैं पूछना चाहता हूं अनुराग जी, अमर सिंह जी के पास कौन सी चाबी थी और वो कौन सी चीज थी जिसमें मुलायम सिंह जी जेल जा रहे थे? और उसके बाद 1 साल के अंदर सीबीआई ने यू टर्न ले लिया। पहले मामला बनता है और उसके बाद यह कह दिया कोई मामला बनता ही नहीं है। बता दीजिए आप। बताइए अनुराग जी। अच्छा सुन लीजिए, देखिए दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के पास पता है क्या, जवाब नहीं होता है। हम बात करेंगे अब की, ये बात करेंगे तब की, तब ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था। अरे प्रभु, आपको जनता ने मैंडेट दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विक्रम सैनी को आपने कितने दिनों में उनकी सदस्यता का यहां पे अपने विधानसभा से रद्द होने की नोटिफिकेशन जारी की थी? भाई उनको तो सजा 2 साल की हो गई थी, तो विक्रम सैनी की फाइल क्यों दबाए बैठे रहे आप? और समाजवादी पार्टी के 2 विधायक की जैसी सजा होती है 24 घंटे में सदस्यता रद्द कर दी जाती है विधानसभा से, आप क्यों दबाए बैठे रहे फाइल? जवाब है आपके पास? अब की बात करो, अब की अच्छा, अब की, तब की नहीं। ये जो आपकी आदत है ना 1970, आपको इधर उधर जाना अलाउड है, शायद सुधांशु जी को नहीं। इसका जवाब सुधांशु जी एक दूसरे डिबेट में दे चुके हैं, पर आप बार बार वही सवाल पूछते हैं। लेकिन शक्ति यादव जी, मैं आपसे पूछूंगी। शक्ति यादव जी, ये आज मैं आ रही हूं, मैं श्रीधर जी आपके पास भी आऊंगी, लोकेश जिंदल जी आपके पास भी आऊंगी। मैं पब्लिक का सवाल उठा रही हूं और पब्लिक पूछ रही है सवाल। ऋषि कुमार का कोरबा छत्तीसगढ़ से सवाल है, क्या अब सर्वोच्च न्यायालय से झटका खाने के बाद तमाम विपक्षी दल ईडी सीबीआई के कार्रवाई में बिना कोई विरोध प्रदर्शन के सहयोग करेंगे? यह सवाल पब्लिक का है। शक्ति यादव जी, जी सबसे पहले सवाल पूछने का अधिकार तो बिल्कुल सुन रहा हूं। सवाल पूछने का अधिकार तो सिर्फ 2 ही को, एक एडिटर को, एक भारतीय जनता पार्टी को। और तो सवाल को दूसरा पूछ भी नहीं सकता है। जनता का सवाल है कि टीवी का सवाल है, बेले स्क्रिप्ट का सवाल है। अभी हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बात कह दी। उन्होंने कहा कि उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, लालू जी की जब सजा हुई थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं जनाब त्रिवेदी भाई से कि जरा ये बताइए कि 17 में जब आपने ईडी का इस्तेमाल किया, उसके बाद में जब ये माना गया कुछ नहीं पाया गया, सीबीआई जब जांच की थी रेलवे मामले में, कहा कि कुछ नहीं है, फिर रीओपन करके कैसे आपने केस को ओपन किया? पॉलिटिकल वेंडेटा है कि नहीं है? आपको 1 सेकंड और पूरी बात सुन लीजिए ना। दूसरी बात और सुन लीजिए भाई सुधांशु भाई, एक बात, जब यूपेन विश्वास जब देश के डायरेक्टर थे सीबीआई के, उस समय जब आप सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए, पूरी बात बता रहा हूं भैया, अब सुन लीजिए। दैट टाइम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वाज मदन लाल खुराना। जब उपेंद्र विश्वास ने मिलिट्री की मांग की थी आदरणीय लालू प्रसाद जी के मामले में, और पार्लियामेंट के अंदर में कांति सिंह ने क्वेश्चन किया था पार्लियामेंट में। अब प्रोसीडिंग, आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, प्रोसीडिंग निकाल करके देख लीजिए। उस समय सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनको गंवाना पड़ा मंत्रिमंडल, उनको हटाया इन लोगों ने, इसलिए उन्होंने कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो आपका पॉलिटिकल वेंडेटा, जब जब भी आप सत्ता में आते हैं शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। एफआईआर कब हुआ, सजा मुकर्रर कब हुई, इन चीजों से बचने के बजाय इन्वेस्टिगेशन के कार्यकाल को देखे किस रूप में आपने किया, हम उस पर जाना ही नहीं चाहते। तो वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। लेकिन हाल के दिनों में रेलवे जैसे मामले में रेलवे ने माना ही नहीं कि भ्रष्टाचार हुआ। आज तक रेलवे ने नहीं माना किसी प्रकार से। कहिए, अगर मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं, रेलवे ने माना, लीगल मिल ने माना, नहीं माना, लेकिन उसको आपने रीओपन करके पुनः आपने, सीबीआई तो उसमें मनमोहन सिंह के समय में गया था लोग, लेकिन उस सीबीआई ने कहा कि नहीं, ये मामला नहीं बनता। लेकिन आपने आकर के वो काम किया, इसलिए कि आपको 2024 का भय आपके आंखों में दिखता है। एक व्यक्ति दिल्ली में बैठा हुआ, एक व्यक्ति देश में घूम करके आरोप लगाया। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं सिर्फ फैक्ट करेक्ट कर देना चाहता हूं शक्ति यादव जी। ये राबड़ी देवी जी कब मुख्यमंत्री बनी थी, कोई जाके चेक कर सकता है। लालू यादव जी जेल गए थे तभी तो बनी थी। वो अक्टूबर 1997 था, जब आईके गुजराल जी के नेतृत्व में
राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी, यानी लालू यादव जी की पार्टी की ही सरकार तो थी। मैं तो एडमिट और किया, आज के गुजरात में सुधांशु वह जी। प्रधानमंत्री थे अरे जिनके मैं तो बारे में एडमिट लालू किया ना। यादव जी ये कहते थे कि मैंने प्रधानमंत्री ये तो मैं तो बनवाया है। एडमिट किया मानवर, पहले ही। इतना गुजरात साहब संगीन का मामला देवगौड़ा था साहब की कि बात मैं आपकी तो एडमिट केंद्र किया की हूं। सरकार और ये तो मैं आपके एडमिट किया। प्रधानमंत्री मैं बचा तो नहीं इन्वेस्टिगेशन पाए। के तब तो भाजपा इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, की मोदी गति जी पर नहीं सवाल थे, खड़ा अमित शाह किया। जी नहीं थे, तब काहे जेल चले गए थे नहीं बताइए। FIR इज डिफरेंट भाई, मैटर। फिर देखिए डिस्टर्ब करने नहीं लगे। FIR इज डिफरेंट आप मैटर। बोल रहे थे, मैं बिल्कुल शांति से बात कर रहा था। नहीं अब दूसरा मैं यूएन विश्वास की भी बात बता देना चाहता हूं। इन लोगों ने किस ढंग से सीबीआई को दबाव में लेने की बात कही। यूएन विश्वास को बिहार विधानसभा में इन्होंने प्रिविलेज मोशन लाकर माफी मांगने पे मजबूर किया। सीबीआई को इस ढंग से इन्होंने आतंकित करने का प्रयास किया था और कांग्रेस ने विधानसभा में इनका साथ दिया था। हम उस समय मुख्य विपक्षी दल थे। सिर्फ शक्ति यादव जी, मैंने सिर्फ डेट बताई है, इसलिए जो आपने कहा कांग्रेस की सरकार थी तब जेल गए थे, नहीं, अपनी सरकार में मैंने जेल आपको गए थे। मैं आपको करेक्ट कर देता हूं था कि कोई आपको बचा मैं नहीं प्लीज- पा रहा था। कोई भाजपा नहीं थी सरकार में। नहीं नहीं 2014 अरे के बाद भ्रष्टाचार के मोदी जी विश्व नाम में पितामह तो कहा देश के था, प्रधानमंत्री जी हैं कि अडानी जी का 20,000 करोड़ का अभी तक कोई इसका चर्चा नहीं हो रहा है बेनामी का। अब भाग गए, चलो उसका भी जवाब देते हैं। इस पर तो मैंने सिर्फ सुधांशु फैक्ट भाई करेक्ट किया बोलिए। था आपका। अब आप बताइए, हम भाग दूसरी नहीं चीज गए, पूछे तो उसका भी मैं जवाब तो दें। दे रहा हूं जवाब। चलिए मैं तो चलिए, बताइए क्या 20,000 करोड़, बताइए 20,000 क्या- करोड़ नहीं, ये मैं- कहां से आए, कैसे गए, क्या हुआ, इसका विस्तार से बताएंगे या सुधांशु जी का जवाब ही ले लूं? मैंने आपको शुरू में कहा, इन्होंने एक गलत तथ्य प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा हम तो शुरू में ही एडमिट किया था कि दैट टाइम जब चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी बनी थी उसके पहले लालू प्रसाद जेल में तो स्वीकार किया कि उसमें देवगौड़ा जी, गुजराल जी की अरे चर्चा तो वो मैंने तो कर दिया बीत शुरू में गई, ही। सो बात लेकिन गई। मैंने आप कहा कि आज जब बता रहे इन्वेस्टिगेशन हैं में गलत 20,000 कांग्रेस की बात करोड़ की, कहां से आए? तो उसकी चर्चा इन्होंने की। सुधांशु जी, अब इन्होंने तो चर्चा अडानी की, का इसलिए आरोप मैंने आया, अब कोट तो किया। अडानी का आरोप आया, उस पर कोई नमिता डिटेल जी, नहीं है, तो इन्होंने फिर वापस कहा, 97 तब की मैंने तरफ कहा चले गए, इनके- फ्लैशबैक इनके हो गया। दुरुपयोग पर मैंने सुधांशु चर्चा त्रिवेदी किया। जी, हाँ, अब चलिए उस पर जवाब देता हूं। एक नहीं, कई बार बोल चुका हूं। जो आप अडानी पे आरोप लगा रहे हैं, तो बिल्कुल किसी भी चीज पे आरोप हो तो जांच होना चाहिए। कौन जांच करेगा? एसबीआई ने कहा कोई आपत्ति की बात नहीं, एलआईसी ने कहा आपत्ति की बात नहीं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा आपत्ति की बात नहीं है, रेगुलेटर ने कहा आपत्ति की बात नहीं है। आपत्ति की बात किसने कही है? हिंडनबर्ग ने खुद अपने देश में। शक्ति यादव जी, आपको पता है उस पर मुकदमा चल रहा है। अमेरिकन कोर्ट ने कह दिया है कि वो किसी भी कंपनी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं छाप सकता, क्योंकि वो खुद शॉर्ट टर्म सेलिंग करता है। उसने अडानी के बारे में स्टोरी लिखने से पहले अडानी के शेयर खरीदे और जब शेयर धड़ाम से गिरे तो शॉर्ट टर्म सेलिंग के द्वारा करोड़ों रुपए कमाए। और ऐसा उसने अमेरिका में कई कंपनीज के साथ किया, इसलिए उस पर आरोप। आप बताइए किसके आधार पर जांच कराएंगे? सेबी ठीक नहीं है, एसबीआई ठीक नहीं है, एलआईसी जेपीसी ठीक से नहीं क्यों है, भाग रहे हैं? और अपने देश में मुकदमा झेल रही कंपनी ठीक है, मान्यवर। अच्छा चलिए, 20,000 से एक चीज याद आ गई शक्ति यादव जी, ये 20 लाख नौकरी का वादा किए थे, साल भर हो रहा सरकार बनने को, 2-4 लाख नौकरियां तो दे दी होंगी अब तक, तभी तो 20 लाख होंगी। ऐसा तो नहीं आखिरी साल में झटके 20 लाख आ जाएंगे। बताइए कितनी नौकरियां दे दी है बिहार सरकार ने? 20 लाख। बताइए बिल्कुल 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 20,000 जवाब तो ले बताइए। लीजिए मेरा जवाब, मेरा जवाब ले लीजिए। तो दिया होगा ना, हम लोगों ने 20,000 नौकरियां बताइए। बिल्कुल फिगर के साथ, बिल्कुल फिगर के साथ 1,55,000 हमने हेल्थ में प्रक्रियाएं शुरू कर दी, हमने एजुकेशन में प्रक्रिया शुरू कर दी। 2 करोड़ का 16 साल बीतने जा रहा है, बीत जाएगा, उसका आप तो हिसाब अब तक जनता को नहीं दिया, उसको जुमला करार दिया, पकौड़े की बात की। हमारे तहत तो प्रक्रिया अधीन है, हम तो आए हैं, आने के बाद वनडे से ही काम करना शुरू कर दिया है और हमने नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किया। तब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र पुराना बांटना शुरू कर दिया। जितने नौकरी मांगने वाले बच्चे थे उनके ऊपर पुलिस द्वारा हंटर डंडे ये सब भी लोगों ने देखा है जहां प्रोटेस्ट हो रहे थे। खैर, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है ईडी सीबीआई को डराने धमकाने की कोशिश। और लोकेश जिंदल जी, मेरा आपसे सवाल है, ये जो शक्ति प्रदर्शन है यह बंद हो जाएगा क्या? क्योंकि पब्लिक भी ये सवाल पूछ रही है और हम भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि अब तो आपका न्यायालय में विश्वास वापस आ गया है, क्योंकि सुबह सरकार को झाड़ पड़ी है, दोपहर में विपक्ष को झाड़ पड़ी है, तो अब तो लोकतंत्र जीवित है। तो अब न्यायालय के रिस्पेक्ट में क्या
प्रोटेस्ट बंद हो जाएंगे? ये जो सूरत जाने के लिए सारे CWC मेंबर्स जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, ये सब अब बंद हो जाएगा? नाविका जी, विपक्ष एक नदी के किनारे की तरह, उसका मजबूत होना बहुत आवश्यक है, वरना बाढ़ आ जाएगी, प्रलय आ जाएगा, विनाश आ जाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि सभी कांग्रेसी एकत्रित हों और इस किनारे को मजबूत करें और इस नदी को सही दिशा पर लाएंगे। तो ये जो भी हो रहा है सूरत में सही हुआ है। मैं चाहता हूं कि सभी एकत्रित हों, सभी लोकतंत्र के लिए खड़े रहें, क्योंकि ये बात केवल राजनीति की नहीं है, पर ये बात हमारे राष्ट्र की है, राष्ट्र हित की है। तो जो कांग्रेस कर रही है, जो राहुल गांधी जी ने कर दिखाया है भारत जोड़ो यात्रा में, जो उन्होंने नारा दिया है, जो एकजुट तरीके से सभी लोग, सभी विपक्ष इकट्ठा होकर आ रहे हैं, ये एक अच्छी मुद्दा बात था है। इकट्ठे होने का, ईडी CBI, आज वो मुद्दा भी खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तुषार गुप्ता जी, अब विपक्ष को कौन सी डोर बांधकर एक साथ रखेगी? कौन सा ग्लू मिलेगा इनको जिससे ये सारे एक साथ जुड़ेंगे? नाविका जी, मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछिए। एकत्रितता की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोकेश जिंदल, तो मुझे याद आया जब एक्साइज पॉलिसी स्कैम में मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हर डिबेट पे जाके कह रहे थे अरे स्कैम हुआ है, सही बात है, जांच तो होनी चाहिए, हम जांच के एकदम जांच के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। आज हस्तक्षेप की बात हो रही है तो सबको साथ लेके चलना है। तो लोकेश जी, मेरा एक सवाल है, जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे तब आपकी पार्टी के प्रवक्ता और आप भी एक दो डिबेट्स पे थे, आप कह रहे थे जांच होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों का पैसा लूटा है। आज जब चिट्ठी पे हस्तक्षेप की बात आई है, वही आम आदमी पार्टी का आप साथ दे रहे हैं, तो कांग्रेस का कोई एक स्टांस है या नहीं है? हर बात पर आप बदल जाते हैं। कब एक दिन आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं, दूसरे दिन उनके साथ राजनीति प्रतिशोध हो रहा है। और लोकेश जिंदल जी, एक और सवाल, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में आपके साथ नहीं, एक ही सवाल एक बार में, एक ही सवाल लोकेश जिंदल जी जवाब दीजिए। तुषार जी, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जब भीष्म पितामह के वार से धर्म का नाश होता हुआ दिखा तो कृष्ण जी ने कहा था कि भाई मेरी प्रतिज्ञा जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म की रक्षा करना आवश्यक है। अब आपको समझ में आएगा कि अगर हम राजनीति की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, इसमें राष्ट्रहित सर्वोपरि है। सबसे पहले पार्टी को राष्ट्रहित के बारे में सोचना होगा। चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से आध्यात्मिक हो गई है कांग्रेस पार्टी। अब रामायण, महाभारत, ये सब कुछ याद आने लगा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, लोकेश जिंदल जी पता नहीं विपक्ष का बेड़ा संभाल रहे हैं या मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, आप कुछ जवाब दे दीजिए इन्हें। देखिए, राष्ट्रहित की इतनी उदात्त बात करने वाले लोकेश जी को याद दिलाना चाहता हूं, वही पार्टी है ना जिसपे झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड साबित हुआ था, इंदिरा जी की भ्रष्टाचार साबित हुआ था, 2G घोटाला, कोयले घोटाला, वो सब तो छोड़ दीजिए। पहले प्रधानमंत्री जो सीधे, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, छोटा मोटा नेता नहीं, जो सीधे भ्रष्टाचार के घेरे में आए थे, बोफोर्स, राजीव गांधी जी, भ्रष्टाचार हुआ था। पहले प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भ्रष्टाचार के मामले में अदालत पे खड़ा होना पड़ा, श्री PV नरसिम्हा राव थे। ये सब तो साबित वाले हैं। ये राष्ट्रहित कितना था? कोई राष्ट्रहित नहीं था नाविका जी, सबका अपना अपना हित था। और जानते हैं इन सारे दलों को किसने एक किया है? कोई ना राजनीतिक मुद्दा, ना सामाजिक मुद्दा, ना आर्थिक मुद्दा, ना नैतिक मुद्दा, सबके अपने अपने दर्द ने एक किया है। स्वार्थ लाख करें सब प्रीति वाले हैं। और जानते क्या दर्द है? वो जो पुराना गीत था वो आज विपक्ष की सारी पार्टियों पे लागू होता है कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, और कौन रोता है किसी और की बातों पे है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। तो इन सारे दलों को अपना अपना भ्रष्टाचार और अपना अपना परिवार बचाना है। तो मुझे इनको देश से किसी प्रकार की आपस में ये मोटिवेशनल स्पीकर हो गए हैं, आप मोहम्मद रफी के पुराने गाने याद कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक के सवाल लगातार आ रहे हैं। वेंकटेश का बेंगलुरु से सवाल है, हमारे विपक्ष के नेता कानून और संविधान का
सही उपयोग क्यों नहीं करते? एक तो ये सवाल है, और सवाल है सुधीर का दिल्ली से। पूछ रहे हैं, मेरा सवाल सभी विपक्षी दलों से है कि मोदी को टारगेट करने की बजाय अपना कोई नया विजन लेकर जनता के बीच में क्यों नहीं जाते? अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए, पब्लिक पूछ रही है। देखिए नाविका जी, आपने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि लोकतंत्र में विश्वास है कि नहीं है। लोकतंत्र तो तब जिंदा रहेगा ना जब लोकतंत्र के मंदिर में कुछ बात होगी, कुछ बहस होगी। अब ये कहते हैं हमने नया पार्लियामेंट बना दिया है, नया भवन भव्य बना दिया है। अरे जब प्रभु पार्लियामेंट चलाना ही नहीं है आपको, तो चाहे नया बनाओ चाहे पुराना बनाओ। जब जनता की बात होनी नहीं है, कोई मुद्दों पे चर्चा होनी नहीं है, जनता की किसी समस्या का समाधान होना नहीं है, तो फिर यहाँ पे आके खाली गाना गाना है पुराना, तो फिर पुराना गाना गाए डिबेट में गाते रहो। फिर काहे को पैसा खर्च कर रहे थे? जब पार्लियामेंट जब चलनी नहीं देनी है तो फिर काहे को ये पुराना गाना गाओ, कभी किशोर कुमार के गाओ, कभी रफी के गाओ, डिबेट में आओ, गाना गाओ, आप भी गाएं, हम भी गाएं, गाना 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 चलता रहे। लेकिन जनता का क्या है? जनता को तो आपने वोट ले कोई दिया है, जनता से, ऑल्टरनेटिव और विजन जनता को दिया सपना है? दिखाते ही हो। आपने कोई ऑल्टरनेटिव विजन दिया है? जनता पूछ रही है सवाल, जनता के सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे, बस मोदी 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 आपके आंख में खटक रहे हैं। दिया है हमने। महंगाई, बेरोजगारी, किसान के मुद्दे हैं हमारे, जिस मुद्दों का ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसीलिए पार्लियामेंट नहीं चलने देती है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, यही इनकी नीयत है। इसी को हमने जनता के बीच में लेके गए हैं कि जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। जनता तो आपकी सुन नहीं ये गाना गाएंगे, गाना गाइए, कोई गाना गाइए, रफी का गाना गाइए, अब जनता आनंद लेगी, गाइए गाइए। अनुराग भदौरिया जी पर्सनल मत होइए, आपने मुद्दा उठाया है, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, इत्मीनान से बैठिए। गाना गाने के लिए बोल रहा हूं मैं, पर्सनल कहां हो रहा हूं भाई? चलिए देखिए सुना, हाँ गाना गाइए, चलिए। अरे चलिए बताता हूं। देखिए पहली बात इन्होंने कहा कि संसद में कोई चर्चा तो आपको होने नहीं देना है, तो संसद भवन किस लिए बनना है? भाई संसद भवन तो 100-150 सालों के लिए बना है। मतलब आपने मान लिया है कि आपको कभी सत्ता में आना नहीं है, यही तो आपका मतलब निकला ना। ये संसद भवन में आपको कभी आना है। धन्यवाद उसके लिए, बहुत बहुत साधुवाद। आपने हकीकत को स्वीकार कर लिया कि आपका आने वाले आगे बोलो, हो गया भविष्य नहीं है। और दूसरी बात मैं आपसे कह, अरे भाई हाँ। अरे काहे तक घबरा काहे रहे भाई? संसद भवन बनने पे बड़ा दिल में दर्द हो रहा है। और आपकी तो वो पार्टी जिसने गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया था, वो महंगाई बेरोजगारी के लिए बनवाया था। आगरा में मुगल म्यूजियम महंगाई बेरोजगारी के लिए बनवाया था। अच्छा बताइए, आज की बात करो। अभी बजट सत्र गुजरा है। अरे हमने तो मेट्रो भी बनाई थी। मैं नहीं बोल रहा। अनुराग भदौरिया जी एक करके अब आपने सवाल, आपने तंज कस लिए, सवाल पूछ लिए, टिप्पणियां दे दी। अब धीरज से सुनिए, फेडर डाउन, सुधांशु जी की बात सुनिए। मैं सिर्फ इनसे कहना चाहता हूं, महंगाई बेरोजगारी के नाम का हल्ला मचाने वाले, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश विधानसभा का अभी बजट सत्र गुजरा है, बोलिए कितनी बार आप स्थगन प्रस्ताव लाए महंगाई या बेरोजगारी पे? कितनी बार अखिलेश यादव जी उछलकर उस आक्रामकता के साथ खड़े हुए, जैसा वो योगी जी के उस बयान पर जब उन्होंने कहा कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो बड़े आक्रोश के साथ खड़े हो गए कि भाषा पर नियंत्रण रखिए। बताइए महंगाई पे कौन सा बड़ा है स्थगन प्रस्ताव? अरे सुनिए मार्च के महीने की बात कर रहा हूं। अनुराग भदौरिया, महंगाई पर कितनी चर्चा करी आपने? बोलने दो मुझे। महंगाई पर कितनी चर्चा हुई उत्तर प्रदेश की असेंबली में? बोलने दो, बोलिए, मुझे बोलने दो। सुनिए, सबसे पहले इनका एक पॉइंट, 2 पॉइंट इन्होंने उठाए। एक प्रयागराज का उठाया, एक महंगाई को उठाया। समाजवादी पार्टी ने सदन में खड़े होकर बोला कि जिस उमेश पाल की हत्या हुई थी वो गवाह था, और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 12 से 17 तक कोई उसको छू नहीं पाया। आपकी सरकार में दिन दहाड़े उसकी हत्या क्यों कर दी गई? ये सदन के अंदर में उठाई गई बात है, सदन में भी उठाया गया, बाहर भी उठाया गया, तब जाके आप जागे हो। अब दूसरी बात, हमने कहा महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा लगातार रोज उठता रहा। ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं हुई हो, ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं हुई हो। लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता प्रभु,
आपको दिखाई नहीं पड़ता प्रभु। हम तो अभी भी टीवी डिबेट में भी वही बात कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी, लेकिन आप क्या बात कर रहे हो? 1970 में क्या हुआ था, 1980 में क्या हुआ था, मुगल सल्तनत कहां थी? मैं तो बातें नहीं कर रहा हूं, मैं तो अभी भी किसान की बात कर रहा हूं। किसान परेशान है क्योंकि पब्लिक का एक और सवाल अयूब देहरादून से, शशांक तिवारी रायपुर से पूछ रहे हैं पब्लिक के ये सवाल। इतने बड़े बड़े वकील ये भी नहीं समझ पाए कि जांच में नेताओं की प्रिविलेज की दलील कोर्ट में कैसे टिकेगी। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ने आज 14 दलों की याचिका खारिज कर दी क्योंकि ये मांग अजीब थी। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हो सकता, फिर भाजपा इतनी खुश क्यों हो रही है? लोकेश जिंदल जी, पहले सवाल का जवाब आप दे दीजिए। जी देखिए, प्रिविलेज की डिमांड बिल्कुल नहीं की गई थी। जो 14 पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उनकी शिकायत ये थी कि सरकार जो है केवल विपक्ष को टारगेट कर रही है। माफ कीजिएगा, क्या कारण है कि जैसे ही शुभेंदु अधिकारी जी भाजपा में चले जाते हैं, क्योंकि आपकी याचिका में ये लिखा हुआ है, माफ कीजिए पढ़ के सुना देती हूं, आपकी याचिका में ये लिखा हुआ है कि हमें और ये दलील भी पेश की थी, ये कहा था कि हमें अपॉइंटमेंट से कुछ घंटों के लिए बुला लीजिए, सवाल पूछ लीजिए, अगर कुछ ऐसा हो कि कहीं हमने किसी को मारा ना हो, कत्ल ना किया हो तो हमें अरेस्ट मत किया करिए, अगर करना भी है तो हाउस अरेस्ट कर लीजिए। ये प्रिविलेज नहीं है सुधांशु त्रिवेदी? गाइडलाइंस नाविका जी, गाइडलाइंस की डिमांड की गई थी। हाँ, तो ये प्रिविलेज ही मांग रहे थे ना आप? नहीं, ये प्रिविलेज ही मांग रहे थे गाइडलाइंस में, क्यों सुधांशु जी? मुझे जवाब देने दे। नहीं, रुक जाइए सुधांशु। देखिए ऐसा है, उन्होंने जो बात कही है, मैं एक लाइन में बता दूं, इन्होंने जो बात कही है इनका पुराना एक्सपीरियंस है। ये हाउस अरेस्ट जानते हैं कब से? ये अंग्रेजों के जमाने से हाउस अरेस्ट है, जिसको ये अरेस्ट कहते थे। बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े पैलेस में हाउस अरेस्ट होते थे। तो वही प्रिविलेज आज चाह रहे हैं, और उसका एक और कारण है नाविका जी, ये लोकतंत्र के प्रहरी नहीं है, ये लोकतंत्र की खाल ओढ़कर राजतंत्र के प्रतीक हैं। ये सारी पार्टियां परिवारवादी हो चुकी हैं। ये मानते जैसे राजतंत्र में राज परिवार को विशेषाधिकार होता था कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, उन्हें कोई तलब नहीं कर सकता, वैसा ही विशेषाधिकार इनको मिलना चाहिए। परंतु ये भूल गए कि अब वास्तविकता में 21वीं सदी में लोकतंत्र आ चुका। अन्यथा चलिए इनमें से एक पार्टी बता दीजिए जहां परिवारवाद ना हो, जो ये नहीं है सत्ता में, और दूसरा 2014 से पहले इनके ऊपर कोई केस ना हुआ हो। दो चीजें बता दीजिए। नहीं, समय नहीं है, लेकिन अजीत पुरोहित पब्लिक पूछ रही है जबलपुर से, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ नहीं हो जाता कि विपक्ष ने देश के सामने ईडी सीबीआई की जो झूठी छवि बनाने की चेष्टा की थी उसे पूरी तरह नकार दिया गया है? क्या विपक्ष इन्हें कोसने से बचेगा? और दिल्ली से कुणाल का सवाल है, क्या विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार के लिए लाइसेंस लेने गया था? ये पब्लिक की सोच कहां जा रही है, इसका ध्यान रखिए। शक्ति यादव जी, लोकेश जिंदल जी, अनुराग भदौरिया जी, मेरा आपसे बस इतना ही अनुरोध है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर मेरा नजरिया है कि विपक्ष पिछले कुछ साल से खुद को विक्टिम होने का नैरेटिव बना रहा है। फिर चाहे वो सीबीआई ईडी का मुद्दा हो, ईवीएम का मुद्दा हो, या फिर संसद में बात नहीं सुने जाने जैसे आरोप हो, लेकिन साफ है कि ऐसे किसी भी मुद्दे की मेरिट में शायद ना कोर्ट में ना जनता के कोर्ट में कोई दम दिखा। सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष को याचिका वापस लेनी पड़ी। जनता वोट न दे, इसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी को ठहराया नहीं जा सकता। विपक्ष को चाहिए वो जनता से जनता के मुद्दों पर संवाद करे, जनता की भाषा में बात करे। सिर्फ खोखले आरोपों से कहीं भी बात नहीं बनती। आपको मोदी को हराना नहीं है, आपको जनता का दिल जीतना है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, शायद विपक्ष के कष्ट कट जाएंगे। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार। पर 2 मिनट में खबरें फटाफट छोड़ के जा रही हूं, सिर्फ आपके लिए।